हेलो नमस्कार। मैं अनिल सिकवाल कक्षा 12 की सिलेबस 98 में और चैप्टर चल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें हमने कुछ बातें कर ली थी। फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम किए थे हमने 97 में, और नेक्स्ट बात करते हैं आगे 98 में। अगला जो टॉपिक है वो है लेंज का नियम। ये इसके परिभाषा जो है कुछ उनसे रिलेटेड बातें ही हम कर रहे हैं। आगे डेरिवेशन पोर्शन आगे शुरू होगा, जिसमें इन परिभाषाओं का सभी का हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये सभी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो फैराडे के जो दो नियम है उसमें पहला नियम क्या है, क्या बताता है पहला नियम, हमने कल पूरी डिटेल से बात कर ली थी। जिन्होंने नहीं देखी है पहले वो पिछली क्लास देख लें, फिर इसको देखें। उसमें हमने फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के बारे में पढ़ा था। प्रथम नियम क्या है कि ये बताता है कि उत्पत्ति का कारण क्या है, किसकी, विद्युत वाहक बल की। उत्पत्ति का कारण क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब दूसरा नियम ये बताता है कि कितनी मात्रा में उत्पन्न होता है, उसका मान कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो पहला नियम रीजन देता है, दूसरा नियम फॉर्मूला देता है। फॉर्मूला हमने लिखा था E = d∅/dt, यानी फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। नेक्स्ट बात करते हैं उसी से संबंधित कुछ और बातें हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमारा वो है लेंज का नियम। लेंज भी साइंटिस्ट का नाम है, जिससे फैराडे। लेंज का नियम, लेंज ने एक बात और इसमें बताई थी, उसको और ऐड कर दिया, तो उसको अलग से नया नियम दे दिया लेंज का नियम। क्या बताया था कि किसी भी कुंडली में, ये तो पढ़ चुके हैं फैराडे के अनुसार, कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसकी दिशा क्या होगी, इसके लिए लेंज ने बताया था कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, करंट उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। उसकी डायरेक्शन के लिए नियम दिया। सबसे पहली बात, लेंज का नियम क्या बताता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा बताता है। ठीक है। दूसरी बात, दिशा किस प्रकार से होगी ये भी बताता है। तो इस नियम के अनुसार उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कुंडली में इस प्रकार से होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी खुद की उत्पत्ति हुई है। ये लेंज का नियम है। अब इसका मीनिंग ध्यान से समझ ले हम क्या है, तो लैंग्वेज ऐसा लगेगा भाई क्या है, किसके कारण उत्पत्ति हुई है और किसमें परिवर्तन हुआ है। तो धारा की दिशा या विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, यानी खुद की उत्पत्ति होने के कारण का विरोध करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो चुंबक जब पास आ रही है तो पास आने के कारण फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण क्या है, चुंबक का पास आना। तो वहां कारण क्या हो गया, कारण हो गया मोशन इन मैग्नेट, चुंबक में गति हो गया। तो चुंबक की गति का विरोध करेगी, यानी चुंबक के पास आने का विरोध करेगी। पास आने का विरोध करेगी, इसका मतलब उसको प्रतिकर्षित करेगी। दूसरा, जब चुंबक को दूर लेके जाते हैं तो भी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में कमी होती है, तो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब वो किसके कारण हो गया, चुंबक के दूर जाने के कारण। तो दूर जा रही है चुंबक, तो उसको दूर नहीं जाने देगी कुंडली, तो उसको क्या करेगी, पास खींचेगी। पास खींचेगी इसका मतलब क्या आरोपित करेगी, इस पे अट्रैक्शन फोर्स आरोपित करेगी, आकर्षण बल उस पर लगेगा। तो सभी स्थितियों में क्या बात है कि जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है विद्युत वाहक बल, उस कारण का विरोध करते हैं। इसलिए इसमें पर्टिकुलर कारण नहीं दिया जाता है नियम में कहीं पर भी कि भाई ये कारण है, क्योंकि कारण कुछ भी हो सकता है। हमने कुछ प्रयोग किए, हमने ये भी देखा कि गति ना करवाए तो भी क्षणिक विक्षेप आता है गैलोमीटर में, कुछ माइक्रोसेकंड मान लो, माइक्रोसेकंड के लिए वहां धारा उत्पन्न होती है। तो वो हमने ऑन कुंजी ऑन की, ये बात हम पहले सबसे पहली क्लास में हमने करी थी। इसके अंदर जब की ऑन की बटन दबाया, जैसे करंट प्रवाहित हुआ कुंडली में, तो दूसरी कुंडली के फ्लक्स में उसी समय परिवर्तन हुआ, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जिससे गैलोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो यहाँ कारण क्या हो गया, यहाँ वो धारा कारण हो गई जो प्रवाहित हुई थी, तो उस धारा का विरोध करेगी, उसके प्रवाहित होने का विरोध करेगी। तो हर जगह क्या है, हर जगह जो रीजन है वो अलग है। इसलिए हम नियम में भी ये बात देखेंगे कि इस नियम के अनुसार धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। तो लिख देता हूं इसमें, इसके अनुसार किसी कुंडली में
उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई। ये हमें लैंग्वेज करना है, इस तरह से आपको इसको लिखना है। लैंग्वेज का मैं हर क्लास में ये बात कहता हूँ कि लैंग्वेज का कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं रहता है। आप किसी भी तरह से लैंग्वेज हो लिख सकते हैं, किसी भी बुक को किसी भी नोट्स को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका जो मीनिंग है जो हम बताना चाह रहे हैं वही बात होनी चाहिए वहाँ, चाहे घुमा फिरा के हो, चाहे स्ट्रेट हो, चाहे कैसे भी हो, मीनिंग वही होना चाहिए कि लेंस का मीनिंग यहाँ क्या बता रहा है, दिशा उस प्रकार से होती है कि कारण का विरोध करती है। तो आपको ये बात हमें इसके अंदर बतानी है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। अब आप इसको किसी भी तरीके से लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो विरोध कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव साइन देता है लेंस का नियम। शॉर्ट में आप ये क्या कह सकते हैं कि लेंस का नियम क्या देते हैं, माइनस देता है, डायरेक्शन दे माइनस। हम बात करेंगे आगे की डायरेक्शन कैसे याद करेंगे, एक क्लास हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दो अलग अलग तरीके से बात करेंगे उसके आगे। अभी पहले कुछ सामान्य चीजें हैं उनकी बात करेंगे वहां तक पहुंचने में। दूसरी बात इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लिखेंगे हम वो है फैराडे का नियम। अब फिर देखेंगे भाई फिर आगे फैराडे का नियम, लेकिन आपको ध्यान रखना भी एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है इनकी वजह से, टॉपिक की वजह से। फैराडे का नियम दूसरा लिख देते हैं लेंज फैराडे का नियम, ये भी ध्यान रखना। देखो फैराडे के दो नियम लिखे थे हमने, दूसरा नियम लिखा था तो पहला नियम उसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि पहला नियम तो कारण बताता है उत्पत्ति का, जब उत्पत्ति होगी तब बताएंगे हम कितनी हुई है। इसका मतलब जब हम ये बता रहे कितनी हुई है तो उसके अंदर कारण तो है d∅/dt, तो फ्लक्स में परिवर्तन उसी के कारण क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो E इज इक्वल टू क्या लिखा था d∅/dt। वो अलग बात है, फिर हमने उसको n लगा के लिख दिया, फिर हमने उसको I के रूप में लिख दिया, फिर उसको चार्ज के रूप में, वो अलग अलग फॉर्म है। अगर किसी का यूज करना हो तो उसी के अनुसार जैसा पूछा गया है उसी के अनुसार यूज किया जा सकता है। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक है वो लेंज फैराडे का नियम। ध्यान रखना भी शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है तो फिर आप गलती होने की संभावना हो जाती है। लेंज फैराडे का नियम, इससे तो पता चल रहा है आपको क्या कि लेंज और फैराडे का मिक्स कर दो। फैराडे ने नियम दिया था कितना मान होगा इसका, क्यों होगा, और लेंज ने क्या दिया, डायरेक्शन दिया, यानी लेंज ने दे दिया माइनस, तो आपको उसमें माइनस लिखाना बीच में बस। अब क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम में कि फैराडे का नियम लिखो, तो इसी को कहते हैं फैराडे का नियम। भी आप ये कहते हैं फैराडे का नियम लिखो तो फिर ये कंफ्यूजन, भाई प्रथम लिखें या द्वितीय लिखें, तो प्रथम द्वितीय नहीं लिखना है, वहां टोटल कंप्लीट जो नियम है वही लिखना है। उसके लिए क्या है कंप्लीट नियम, जो दूसरा नियम है वही है कंप्लीट नियम, उसमें क्या डालना है, माइनस और डालना है, फिर वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। क्योंकि पहले फैराडे ने बिना डायरेक्शन की बात की थी, लेंज ने उसमें डायरेक्शन दी थी, अब वो पूरा हो गया, तो उसको लेंज फैराडे कह दो या फैराडे कह दो। तो अगर अकेला फैराडे नियम आ गया है तो आपको अब जो लिखेंगे वही बात लिखनी है, वो क्या है, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, क्योंकि ये तो फैराडे का नियम, बेसिक बात तो फैराडे की बताई थी। लेंज ने इसमें क्या कनेक्ट कर दिया, इसमें माइनस कनेक्ट कर दिया, एक माइनस और लगा दिया इसके साथ, बस और कुछ नहीं किया। तो इसीलिए बेसिक जो बात है वो फैराडे से रिलेटेड है, इसलिए इसको फैराडे नियम लिख देते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में गलती करवा देती है। तो आप अगर फैराडे का प्रथम नियम का आ गया तो प्रथम लिखना है, द्वितीय का आ गया तो द्वितीय लिखना है। अगर आपको फैराडे का आ गया कि फैराडे का नियम लिखो तो आपको पूरा लिखना है विद लेंज लो। लेंज का नियम में क्या दे दिया, माइनस। तो परिभाषा में आप एक वर्ड यूज कर लोगे ऋणात्मक, अगर कल वाले आपको याद है तो आप उसमें एक वर्ड ऐड कर दोगे, क्या, ऋणात्मक। क्या होगी परिभाषा, लेंज फैराडे के नियम के अनुसार या अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे के नियम के अनुसार
किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली में ऋणात्मक फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर लिखा था हमने, क्या लिख देंगे इसमें, ऋणात्मक लिख लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ आपके पास उसी से देख के लिख लेना। क्या लिख देंगे, ऋणात्मक ऐड कर देंगे। अब आगे वही बात, अगर फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n हो तो क्या करो, n से भी मल्टीप्लाई कर दो। यदि क्या हो, यदि फेरों की, जैसे आपको आगे क्वेश्चन में कह दिया जाए उसी के अनुसार आपसे सोल्व कर दीजिए। फेरों की संख्या क्या हो, n हो, तो E इज इक्वल टू माइनस n d5 अपॉन d। n फेरों की संख्या, d5 फ्लक्स में परिवर्तन है, dt समय में परिवर्तन है। एक बात और, जब आपको न्यूमेरिकल करनी है, नोट कर लेना ये बात, जब भी आपको न्यूमेरिकल करनी है तो आपको ये ही आपको यूज करना है, क्या फॉर्मूला E इज इक्वल टू, n नहीं दिया तो n मत लगाओ, n इज इक्वल टू 1 है। और अगर n की नंबर ऑफ टर्म्स यानी दे रखे हैं 500, 700, 1000, 2000 जितने भी, तो फिर आप n की वैल्यू रख सकते हो। न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फ्लक्स की फॉर्म में दे दिया जाता है। हम सारे एक साथ पढ़ेंगे, 2-3 टॉपिक और आएंगे अभी, फिर हम न्यूमेरिकल क्लास करेंगे जिसके अंदर इसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले चैप्टर की जो है अभी कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास कि प्रॉब्लम क्लास भी उसकी नहीं है, तो आप उसकी प्रॉब्लम्स ही नहीं है तो प्रॉब्लम क्लास कैसे होगी। तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में वो लिखते भाई ये डेफिनेशन हमें समझ में नहीं आई है, या ये न्यूमेरिकल हमें समझ में नहीं आया है, ये जो भी दिक्कत है आपकी। तो चैप्टर जो अपना था इससे पहले वाला चुंबकता वाला, भूचुंबकता और पदार्थों के चुंबकीय गुण, उनके प्रभाव, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। पहले इसको लिख लें, पूरे को रिवाइज कर लें, समझ लें, फिर आप लिख दें। 10-15 दिन के बाद में हम उसकी प्रॉब्लम क्लास करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में, फिर ये कंप्लीट होने के बाद में फिर 15-20 दिन का गैप रखेंगे, फिर इसकी प्रॉब्लम क्लास लेंगे। क्योंकि ज्यादातर बच्चे अभी बहुत पीछे चल रहे हैं, कोई डे 50 पे चल रहा है, कोई 40 पे चल रहा है, कोई 60 पे, कोई 70 पे। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जो बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। उनके मैसेज भी आते हैं, 1-2 दिन क्लासेस नहीं हो पाती है तो भी आ जाते हैं, अभी आज क्लास अभी 2-3 दिन से नहीं हो पाई है, तो बीच में कभी कभी कुछ कारण हो जाते हैं तो नहीं हो पाती है। लेकिन वो अच्छी बात है, वो बराबर चल रहे हैं तो वो कंटिन्यू उनका साथ सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। लेकिन जो पीछे चल रहे हैं, अब जैसे मान लो चैप्टर 3 की 4th की हो गई प्रॉब्लम क्लास, अब मैसेज आ रहे हैं कि भाई उसके ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, तो उसको बार बार उसको कंटिन्यू करना, प्रॉब्लम क्लास लेना उसका थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक तो जो पीछे चल रहे हैं वो साथ वाले चैप्टर को भी जरूर देख लें। जैसे मान लो कोई डे 50 पे चल रहा है, डे 50 पे चल रहा है, तो अब चल रहा है अपने पास डे 98, ठीक है। ये क्लास मान लो 96 से शुरू हुई है, तो आप डे 96 से शुरू कर दो इस चैप्टर को, इधर भी चलते रहो और इधर भी पैरेलल चलते रहो। पीछे एक क्लास ये देखते रहो और ये एक क्लास देखते रहो। अपनी क्लास से रेगुलर नहीं होती है, 1-2 दिन का तो गैप, जैसे 3 दिन रेगुलर हो गई, 1-2 दिन का गैप आ गया। मैं स्कूल में रिकॉर्ड करता हूँ, संडे को नहीं आ पाता हूँ तो संडे को नहीं हो पाती है, तो ऐसे टाइम जो है वो इधर तो बड़े स्लोली चल रहे हैं, इधर ही कंप्लीट हो चुकी है, तो ये आप कंटिन्यू रखते रहो। जैसे ही इधर अपलोड होती है डे 98, डे 99, तो उनको भी आप साथ साथ देखते रहो, ताकि इक्वली जो चल रहा है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो फिर आपको बाद में उसके भरोसे नहीं रहना पड़े। तो इधर बराबर चलो, पीछे का भी जो नहीं किया साथ साथ देखते रहो। तो ये 10-12 दिन में आप जरूर डाल दें, तो फिर एक क्लास उसके अंदर हम देख लेंगे। जब ये चैप्टर पूरा होगा तो उसके बाद फिर 15-20 दिन का टाइम हम गैप लेंगे, उसके बाद फिर इसकी प्रॉब्लम क्लास की बात करेंगे। तो इसको आप लिख लो ये डेफिनेशन, और इसका वो स्क्रीनशॉट ले लो। किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप इसमें लिख देना। डायरेक्शन की जो बात है वो हम करेंगे, बाद में करेंगे डायरेक्शन की बात, भाई कैसे निकालते हैं वो भी बात करेंगे। अभी तो हम इसमें नियमों के बारे में ध्यान रखना कि लेंज का नियम अलग पूछा जाए तो केवल हमें क्या बताना है, और अगर फैराडे का नियम कहा जाए तो क्या बताना है, बेन फैराडे का नियम कहा जाए तो क्या बताना है, ये आप इसमें जरूर ध्यान रखें।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम करेंगे इसमें लेंस का नियम और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ये जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की भी व्याख्या कर देता है, तो उसके बारे में हम सोल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम क्लासेस छोटी इसलिए रखते हैं अपलोड में और इनको कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं आए और साथ में आप उसको इजी वे में कवर कर सकें। तो अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तब तक आप इसको लेंस नियम और फैराडे के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, इनके फॉर्मूला साथ साथ किताब से आप इनके न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ करके देखें, आपको वो भी पढ़ने में मजा आएगा और समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, इसे रिवाइज करें।